चलिए दोस्तों, तो क्या देखा अभी तक हमने कवर किया सेक्शन 17 का सबसेक्शन नंबर 1 से लेकर 4 तक। 6 भी देख लिया, ऑल्दो उसमें कुछ खास था नहीं, और रूल नंबर 38 देख लिया हमने। इतना पार्ट हमने अभी तक कवर किया है स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के अकॉर्डिंग। थोड़ी सी इसकी एनालिसिस है, बहुत छोटा है, बहुत माइनर पार्ट है, ऑल्दो उसी में कवर कर लेना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, इसको फटाफट से यहां देख लेते हैं एंड देन फिर इसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको क्या पता लगा? सबसेक्शन नंबर अपने 1 देखा, जिसके अंदर आपने क्या समझा कि भैया हमारा जो आईटीसी है उसको सेग्रीगेट किया जाएगा अगर वहां पे कितना बिजनेस पर्पस का पार्ट है, और अगर मतलब हमने जो भी इनपुट्स यूज किए हैं अगर वो पार्टली हो रहा है बिजनेस पर्पस के लिए और पार्टली हो रहा है अदर पर्पस के लिए, दैट मींस नॉन बिजनेस पर्पस के लिए, तो उस केस में हमें उसको सेग्रीगेट करना पड़ेगा, और जो नॉन बिजनेस पर्पस वाला होगा वो अपने को अलाउ नहीं होता, और जो बिजनेस पर्पस वाला होता है वो अलाउ हो जाता है। ऐसी बात बताई किसने? सबसेक्शन नंबर 1 ने। ठीक है, सबसेक्शन नंबर 2 ने क्या बताया कि अगर आप पार्टली यूज कर रहे हो फॉर एग्जाम सप्लाईज एंड पार्टली यूज कर रहे हो फॉर टैक्सेबल सप्लाईज इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाईज, तो उस केस में आपको सिर्फ और सिर्फ जो आईटीसी मिलेगा वो मिलेगा किसका? टैक्सेबल सप्लाईज इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाईज का, एग्जाम सप्लाई का आपको नहीं मिलेगा, तो उसको अपने को सेग्रीगेट करना होता है। ये दोनों बातें थी इन दोनों सबसेक्शन के अंदर। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ क्रेडिट स्कीम अंडर वैल्यू एडेड टैक्स इज दैट टैक्स पेड ऑन इनपुट्स, इनपुट सर्विसेज एंड कैपिटल गुड्स कैन बी अवेल्ड एज क्रेडिट ओनली व्हेन आउटपुट इज टैक्सेबल। सिंपल सी बात है कि अगर भैया आउटपुट टैक्सेबल होगा, हमने स्टार्टिंग से पढ़ता है कि आईटीसी आपको तभी मिलेगा, क्रेडिट आपको तभी मिलेगा जब आउटपुट टैक्सेबल होगा। रिफंड तो आपको देंगे नहीं, वो तो सिर्फ एक सिनेरियो होता है जीरो रेटेड सेल वाला। अदरवाइज तो अगर आपने कोई इनपुट यूज किया और आगे आप इसको बेच रहे हो, मतलब आपका आउटपुट सप्लाई हो रहा है, तो उसके इसमें कहा जाता है चलो यहां पे जो टैक्स बन रहा है उसमें से ऐसा करो जो इनपुट टैक्स है तुमने जो यहां टैक्स पे किया था उसको लेस कर लो और रिमेनिंग हमें पे कर दो। ये सिंपल सी कैलकुलेशन होती है। बट कोई कहता है जी आउटपुट टैक्स तो हमारा बन ही नहीं, जीरो, और इनपुट माइनस करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, मतलब गवर्नमेंट से रिफंड ले लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है एक्सेप्ट जीरो सप्लाई। तो इसलिए कहा जा रहा है कि भैया जब आउटपुट टैक्सेबल होगा क्रेडिट आपको तभी मिलता है। अब अगर कोई नॉन बिजनेस पर्पस के लिए सेल कर रहा है, नॉन बिजनेस पर्पस के लिए कोई सप्लाई कर रहा है, तो वहां तो आउटपुट टैक्सेबल ही नहीं है, तो क्रेडिट मिलने का सवाल ही नहीं होता। तो क्रेडिट मिलने का सवाल नहीं होता तो आपको क्रेडिट बुक नहीं करना पड़ेगा। ऐसे अगर एग्जाम सप्लाई की बात करें सबसेक्शन 2 वाले की, तो वो भी आपका एग्जाम सप्लाई है, मतलब टैक्स आपको पे नहीं करना ही नहीं है आउटपुट के ऊपर, तो उस केस में भी आपको आईटीसी मिलने का कोई चांस नहीं रहता। Thus, when tax is not payable on output, credit cannot be availed. Accordingly, ITC under GST can be availed and utilized for the payment of tax on output supply. Consequently, ITC cannot be availed when tax is not payable on output supply. मतलब कि अगर आउटपुट सप्लाई पर टैक्स पे नहीं करना है तो आईटीसी नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे कि ऑन एग्जाम सप्लाई। लेकिन क्या ये सत्य है? क्या इसका कोई एक्सेप्शन नहीं होता? एक्सेप्शन है। क्या है एक्सेप्शन? जीरो रेटेड सप्लाई। The only exception to the above principle is zero rated supply where ITC is available even if no tax is payable on output supply. क्योंकि हमें इसे प्रमोट करना है, एक्सपोर्ट को हमें प्रमोट करना है, सेल्स डेवलपर सेल्स यूनिट्स को माल बेचा जाए, इसको हमें प्रमोट करना है, तो इसलिए हम इसका आईटीसी देते हैं। ठीक है, इफ अ टैक्सेबल पर्सन इज मेकिंग बोथ टैक्सेबल एंड एग्जाम सप्लाई, अगर दोनों चीजें करता है तो उसके इसमें क्या होगा? ही इज एंटाइटल्ड टू गेट फुल क्रेडिट ऑफ आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट सर्विसेज एंड कैपिटल गुड्स एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर टैक्सेबल सप्लाई। मतलब कि टैक्सेबल सप्लाई के लिए जितना भी यूज कर रहा है एक्सक्लूसिवली, उसके ऊपर उसको पूरा क्रेडिट मिल जाएगा, चाहे वो इनपुट्स का हो, चाहे वो इनपुट सर्विसेज का हो, चाहे वो इनपुट कैपिटल गुड्स का हो। ठीक है, एंड नो क्रेडिट एट ऑल फॉर इनपुट सर्विसेज एंड कैपिटल गुड्स एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर एग्जाम सप्लाई। मतलब कि भैया कोई अगर एक्सक्लूसिवली यूज किया जा रहा है फॉर टैक्सेबल सप्लाई तो उसका पूरा क्रेडिट मिलेगा, और कोई एक्सक्लूसिवली यूज किया जा रहा है फॉर एग्जाम सप्लाई तो उसका कोई भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। ये तो हो गया एक्सक्लूसिव। अब अगर कॉमन हो तो उस केस में क्या होगा? इफ द कॉमन इनपुट सर्विसेज एंड कैपिटल गुड्स आर यूज्ड फॉर टैक्सेबल एज वेल एज एग्जाम सप्लाई, ओनली प्रोपोर्शनेट आईटीसी एट्रीब्यूटेबल टू टैक्सेबल सप्लाई इज अवेलेबल। मतलब क्या हुआ? जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि अगर कोई 3 लाख का इनपुट ऐसा है जो कि यूज किया गया फॉर एग्जाम सप्लाई तो इसका इनपुट नहीं मिलेगा, और 5 लाख का इनपुट ऐसा जो कि यूज किया गया फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेबल सप्लाई तो इसका इनपुट पूरा मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं कहता हूं 10 लाख का ऐसा कोई कैपिटल गुड्स है, कोई मशीन है जिससे कि एग्जाम सप्लाई भी की गई है और टैक्सेबल सप्लाई भी की गई है, तो उसके इसमें इस 10 लाख के इनपुट को आपको प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा कि कितना एग्जाम सप्लाई में यूज हुआ, कितना टैक्सेबल सप्लाई में यूज हुआ, और तब जाके कैलकुलेट कर पाएंगे, जो कि आपको बताएगा रूल नंबर 43। ठीक है, तो वो मैनर प्रिस्क्राइब है, बट आपको अपॉर्शनमेंट वहां पे करना पड़ेगा, और क्रेडिट सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई का ही मिलेगा। आगे, द कॉमन आईटीसी इज अपॉर्शन्ड इन द रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई एंड एग्जाम सप्लाई। ठीक है ना, तो इसके रेशियो में अपने को इसको बांट देना होता है। इलैबोरेट प्रोविजंस हैव बीन मेड इन सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 ऑफ रूल 17 एंड रूल्स 42 एंड 43 फॉर कैलकुलेशन ऑफ सच प्रोपोर्शनेट आईटीसी। मतलब इसका प्रोपोर्शनेट का जो भी रूल है वो डिटेल में आपको रूल 42 और 43 में बताया जाएगा। सच प्रोविजंस आर डिस्कस्ड इन डिटेल इन द ensuing पेजेस। आगे देखो जी,
द सिचुएशन रिक्वायरिंग अपॉर्शनमेंट आर एज फॉलोज, मतलब अपॉर्शनमेंट की जरूरत क्यों पड़ेगी। अच्छा देखो ये चीज और ध्यान रखना है आपको कि अगर एक्सक्लूसिव यूज होगा फॉर एग्जाम सप्लाई या फॉर टैक्सेबल सप्लाईज तो आपको अपॉर्शनमेंट की जरूरत ही नहीं है, फिर इसकी कोई एप्लीकेबिलिटी वहां आ ही नहीं रही है। फिर तो आपको सीधा सीधा सबसेक्शन 1 और 2 फॉलो करो और उसके अकॉर्डिंग आपको किसका क्रेडिट लेना किसका नहीं लेना वो पता लग जाएगा। लेकिन जहां कॉमन क्रेडिट होगा वहां पे आपको दिक्कत आएगी, वहां पे सीखना पड़ेगा कि इसको अपॉर्शन करने का तरीका क्या है, विच इज क्वाइट यूनिक। इतना सिंपल नहीं है कि रेशियो में प्रोपोर्शनेट कर देते हैं काम हो जाता है। एक प्रोसीजर आपको बताया गया, स्टेप्स बताए गए, उसको अपने को फॉलो करना होता है। ठीक है, तो सिचुएशन रिक्वायरिंग अपॉर्शनमेंट आर एज फॉलोज क्या है जी। व्हेन द गुड्स एंड और सर्विसेज आर यूज्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन पार्टली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, सी द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस, एंड पार्टली फॉर अदर पर्पस मतलब नॉन बिजनेस पर्पस, तो उस केस में हमें अपॉर्शनमेंट की जरूरत पड़ती है नंबर 1 जो कि सबसेक्शन नंबर 1 है। When the goods and or services are used by the registered person partly for making taxable supplies, including zero rated supplies, and partly for making exempt supplies, तो उस केस में भी अपने को जरूरत पड़ती है, which is subsection number 2। तो ये दो सिचुएशन है जहां पे पार्टली खेला जाएगा, वहां पे आपको इसके बारे में डीप में समझना पड़ेगा। इन बोथ द सिचुएशन फुल आईटीसी ऑन इनवर्ड सप्लाईज कैन नॉट बी टेकन, मतलब इन दोनों सिचुएशन के अंदर ऐसा नहीं कि जितना आईटीसी आ रहा है वो सबको सब आपको क्रेडिट मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, आपको उसको प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा। ओनली प्रोपोर्शनेट आईटीसी इज अलाउड इन सच सिनेरियोज व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर यूज्ड पार्टली फॉर नॉन बिजनेस पर्पस एंड पार्टली फॉर बिजनेस पर्पस। तो आपको क्या मिलेगा, आईटीसी किसका मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पर्पस का मिलेगा, कैन बी टेकन बाय द रजिस्टर्ड पर्सन। सिमिलरली इसी तरीके से where goods and or services are partly used for making exempt supplies including zero rated supplies and partly for taxable supplies, ITC attributable to taxable supplies and zero rated supplies can be taken by the registered purpose। तो इन दोनों का जो ITC होगा वो आपको मिल पाएगा, exempt का ITC आपको नहीं मिलेगा। चलिए जी, ये बातें हमें समझ में आ गई थी, हमने एक बार रिपीटेड तरीके से दोबारा भी पढ़ लिया। नाउ Section 16 subsection 2 of the IGST Act specifies that ITC may be availed on inward supplies for making zero rated supply, notwithstanding the exempt nature of the zero rated supply। zero rated supply क्या होता है ये आपने समझ लिया था। That covers two kind of supplies, exports or supplies to sales unit या फिर sales developer। Therefore, ITC is available on goods and or services used for supplies made in the course of export or to a sales unit or sales developer। तो ये हम ऑल द पीछे पढ़ चुके थे, इसी को और हाईलाइट कर दिया गया। आपको पता होना चाहिए कि जीरो रेटेड सप्लाई में यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, सिर्फ यही दो कंडीशन है जो यहाँ पे कवर किए जाते हैं। आइए जी एग्जाम्पल और देखेंगे। A registered person is in the business of manufacturing shoes, मैन्युफैक्चरिंग शूज करते हैं। He gave 50 pairs of shoes to his friend free of cost। अरे भैया फ्री में दे दिया, क्या है टैक्सेबल सप्लाई है? नहीं। ITC on inputs and input services attributable to such 50 pair of shoes being used for non-business purpose will not be available। तो कह रहा है ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपने बांट दिया अपने दोस्त यारी में, आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वो नॉन बिजनेस पर्पस के लिए हो गया, कंसिडरेशन आपने लिया नहीं है, दैट इज नॉट योर बिजनेस। तो उस सिनेरियो में जो इस 50 पेयर ऑफ शूज का जो आईटीसी होगा वो आपको नहीं मिलेगा। बहुत लॉजिकल सी बात है। आगे, अ रजिस्टर्ड पर्सन मैन्युफैक्चर्स अ प्रोडक्ट X चार्जेबल टू 18% ऑफ जीएसटी एंड प्रोडक्ट Y चार्जेबल टू नील रेट ऑफ टैक्स। मतलब दो प्रोडक्ट बनाते हैं, एक X बनाते हैं, एक Y बनाते हैं, एक पे 18% का जीएसटी लगता है, एक पे टैक्स नहीं लगता। एंड अ प्रोडक्ट Z विच इज एक्सपोर्टेड, और एक प्रोडक्ट Z भी बनाते हैं जो कि एक्सपोर्ट करते हैं। ध्यान देना, दिस इज व्हाट टैक्सेबल सप्लाई, दिस इज व्हाट एग्जेम्प्ट सप्लाई एंड दिस इज व्हाट जीरो रेटेड सप्लाई। तीनों बातें यहां पे आ गई है। ठीक है, विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर बॉन्ड, ऑल थ्री प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द कॉमन इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज। कह रहा है जो इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है उसके लिए जो इनपुट यूज किया जाता है वो कॉमन है। ठीक है जी, तो आईटीसी किस किस का मिलेगा? 18% का मिल जाएगा, जीरो रेट का मिल जाएगा, इसका नहीं मिलेगा। आईटीसी ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज एट्रीब्यूटेबल टू प्रोडक्ट वाई बीइंग एन एग्जेम्प्ट सप्लाई विल नॉट बी अवेलेबल। इसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा, इन दोनों का आईटीसी आपको मिल जाएगा। तो आई होप यहां तक का आपके माइंड में फ्रेमवर्क तैयार हो गया है कि मोटा मोटा क्या चल रहा है और कहां ये जाना चाह रहे हैं। ठीक है जी, अब अपन ने एक देखा था सबसेक्शन नंबर 3 जिसके अंदर कुछ खास ऐसी बात नहीं थी, उसके अंदर ये लिखा था कि एग्जाम सप्लाई में क्या इंक्लूड होता है क्या नहीं होता है, पढ़ लेंगे आगे चल के। और फिर हमने देखा था एक सबसेक्शन नंबर 4 जो कि एक्सक्लूसिवली था फॉर बैंकिंग कंपनी इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड एनबीएफसीज। ठीक है, उसके साथ हमने उसी का रूल पढ़ा था, रूल नंबर 38। इसके एनालिसिस और छोटा सा देख लेते हैं, कुछ खास नहीं, जरा सी चर्चा है। ऑप्शनल मेथड फॉर बैंक्स, मतलब बैंक्स को स्पेशली ऑफर दे दिया गया कि भैया तुम्हारे पास ऑप्शन है, या तो तुम सबसेक्शन नंबर 2 फॉलो कर लो। ये ऑप्शन सिर्फ 2 के लिए है, 1 के लिए नहीं है। 1 के लिए नहीं है। सबसेक्शन नंबर 1 जहां पे बिजनेस नॉन बिजनेस पर्पस है उसमें ऑप्शन नहीं है, वो तो आपको एक्सक्लूड करना ही पड़ेगा नॉन बिजनेस पर्पस वालों को। लेकिन जहां सबसेक्शन नंबर 2 है जहां पे डिफरेंशिएट किया जाता है एग्जेम्प्ट सप्लाई और टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई के लिए, तो उसमें ऑप्शन दे दिया गया या तो तुम इसको फॉलो कर लो या फिर 50% ले लो किसका, एलिजिबल आईटीसी का। और एलिजिबल आईटीसी कैसे निकलेगा वो बताया गया, वो कहा गया कि आपका जो टोटल आईटीसी है, ये कहां बताया गया, रूल नंबर 38 के अंदर, उसमें से आपको रिड्यूस कर देना है कौन सा वाला, सबसेक्शन नंबर 1 वाला, नॉन बिजनेस वाला,
और कौन सा रिड्यूस कर देना है, सेक्शन नंबर 17 का सबसेक्शन नंबर 5 विच इज ब्लॉक क्रेडिट, उसको हटा देना है। और उसके बाद एक प्रोवाइजो और बताया गया था, उसको आपको सेकंड प्रोवाइजो था उसको हटा देना है, जहां पे एक सेम पेन पे ट्रांजैक्शन की जा रही है, सप्लाई की जा रही है। उसके बाद जो बचा है, दिस इज योर एलिजिबल आईटीसी और इसका 50% आप क्लेम कर सकते हो अंडर योर सेकंड ऑप्शन। ठीक है, समझ लिया था हमने। इसका 100% मिल जाता है और इसका आपको, इन दोनों का आपको आईटीसी नहीं मिलता। ठीक, चलिए, एन अल्टरनेटिव As an alternative to the above method, a banking company or a financial institution, including NBFC, which accept deposit or extend loans or advances, has the option to limit its availment of ITC to 15%. उनके पास ऑप्शन है कि वो लिमिट कर सकते हैं अपने आईटीसी अवेलमेंट को 50% पे ऑफ द एलिजिबल आईटीसी। एलिजिबल आईटीसी जैसे ही आ गया, आपका ये वाला पार्ट हट गया इसके अंदर से। जैसे ही वर्ड लिखा गया एलिजिबल आईटीसी, तो ब्लॉक क्रेडिट उसमें से हट चुका है। किस चीज का, इनपुट्स का, कैपिटल गुड्स का, इनपुट सर्विसेज का। ईच मंथ एंड रिमेनिंग आईटीसी जो होगा वो आपका लैप्स हो जाएगा। Credit of tax paid on input and input services that is used for non-business purpose and item mentioned under section 17(5) block credits cannot be availed। तो इन दोनों को आपने रिड्यूस कर देना है इसमें से। ठीक है सर, कर दिया। The restriction of availing 50% of ITC shall not apply to the tax paid on supplies procured from another registered within the same entity। मतलब एक ही एंटिटी के अंदर अगर एक रजिस्ट्रेशन दूसरे रजिस्ट्रेशन पे कोई सप्लाई कर रहा है तो उसके ऊपर 50% की रिस्ट्रिक्शन आपकी अप्लाई नहीं होती है। उसका मतलब क्या हुआ कि 100% क्रेडिट ऑफ सच टैक्स कैन बी अवेल्ड, मतलब इस वाले पोर्शन का आपको 100% क्रेडिट मिल जाता है। ठीक है सर, और जो बचा उसका 50% ले लेना है। दिस इज ऑल सबसेक्शन नंबर 4 अलॉन्ग विद रूल नंबर 38। नाउ सेकंड प्रोवाइजो तो आपका था जिसके अंदर सेम पेन की बात हुई थी। फर्स्ट प्रोवाइजो और था आपके सबसेक्शन नंबर 4 का, जिसके अंदर बात की गई थी कि भैया ये ऑप्शन अगर आपने एक बार एक्सरसाइज कर लिया है तो आप चेंज नहीं कर सकते, विड्रॉ नहीं कर सकते ड्यूरिंग द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेम फाइनेंशियल ईयर। मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में एक बार आपने चूज कर लिया तो पूरे फाइनेंशियल ईयर आपको उसी ऑप्शन को कंटिन्यू करना होगा। आप चाहे तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बट एक ही फाइनेंशियल ईयर में बार बार चेंज वो नहीं होगा। दिस इज डन विद द subsection number 1, subsection number 2, subsection number 3, subsection number 4 along with rule number 38। कंप्लीट तरीके से हमारा यहां पे रैप अप हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट में अपन बात करेंगे रूल नंबर 42 का, जो इलेबोरेट करेगा किस चीज को, वो इलेबोरेट करेगा आपको कि भैया अगर इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज है तो उस केस में क्या रूल है, किस तरीके से उसको बाइफरकेट किया जाता है, किस तरीके से उसका पोर्शन किया जाता है, उसके स्टेप्स, उसकी चीजों को समझेंगे। टेक्निकली क्या कह रहा है, उसकी स्टैट्यूटरी प्रोविजंस में क्या लिखा हुआ है रूल नंबर 42 के, और लेटर और फिर उसकी एनालिसिस को भी समझेंगे अलॉन्ग विद एग्जांपल, तब जाके ही वो बात क्लियर होगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन स्टे कनेक्टेड।